हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक में तीसरा अध्याय है राज्य शासन कैसे काम करता है। और यह अध्याय में पेज नंबर 30 से 33 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे वो शामिल करते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 जिसका तीसरा अध्याय है राज्य शासन कैसे काम करता है। सबसे पहले तो यहाँ हमें एक पिक्चर स्टोरी दी गई है और पिक्चर स्टोरी के जरिए हमें राज्य शासन के बारे में समझाया गया है। तो चलिए पिक्चर स्टोरी से स्टार्ट करते हैं और स्टोरी का टाइटल है जिम्मेदारी किसकी। और यहाँ पर दो स्टूडेंट्स है यानी कि दो छात्राएं आपस में बातचीत कर रही है और न्यूज़पेपर में दी गई कुछ खबरों को पढ़ रही है। देख यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक छात्रा कहती है कि यहाँ देख लिखा है अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांवों के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। दोनों छात्राएं यह खबर पढ़ रही है जो अखबार में छपी है। क्या पढ़ती है कि कई गांवों में लोग गंदला पानी यानी कि गंदा पानी पीते हुए पाए गए। नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांवों के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पातालपुर में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इमेज में आप देख सकते हैं इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे भी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी फैलती है या तो कौन सी बीमारी हो सकती है। हैजे की बीमारी हो सकती है गंदा पानी पीने से। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? यह छात्रा अपनी सहेली से बोलती है कि मैंने टीवी पर समाचार में देखा था कि हैजे की बीमारी से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। तो क्या सचमुच हैजे जैसी बीमारी से कोई लोगों की मृत्यु हो सकती है? क्या पता, बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। दोनों छात्राएं आपस में बात कर रही है। आगे चित्र वार्ता में यह पिक्चर स्टोरी में आप देख सकते हैं कि दोनों छात्राएं बाइसिकल लेकर स्कूल जा रही है और आपस में बात कर रही है। उस दिन दोपहर में कि मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। एक छात्रा कहती है कि मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बाजार से कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए शिरीन। ही यानी कि वो हंस पड़ती है अपनी सहेली को, अपनी दोस्त को यह बात बताते हुए। आगे क्या होता है कि दोनों बाइसिकल लेकर आगे बढ़ती है तो एक पुलिसकर्मी उन्हें रोककर कहता है कि रुक जाओ, रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। यह पुलिसकर्मी ने छात्राओं से क्या कहा कि आगे रैली के कारण सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। क्या? लोग विधायक के घर का घेराव करके यहाँ विधायक को सचमुच यह हैजे जैसी बीमारी को रोकने के लिए अपनी सिफारिश या तो अपनी बात कहने के लिए यहाँ विधायक के घर पहुंच गए हैं। इमेज में आप देख सकते हैं।
और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। यानी कि पब्लिक अपने विधायक से कहती है कि आप अधिकारियों से कहो कि स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए तुरंत कदम उठाए, क्योंकि हैजे की बीमारी पूरे शहर में फैल गई है और हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज है इनकी, एक कोई नेता वेता होंगे। यानी कि दो छात्राएं आपस में बात कर रही है। एक छात्रा कहती है कि कैसी ऊंची आवाज है इनकी, एक कोई नेता वेता होंगे। मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। यहाँ दोस्तों यह पिक्चर स्टोरी समाप्त तो होती है, लेकिन हमें समझाया गया है कि विधायक का कार्य क्या होगा, हमारी राज्य सरकार में शासक पार्टी क्या कार्य करेगी और विरोध पक्ष हमारे लोकशाही देश में क्यों महत्वपूर्ण है। चलो बात करें तो पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, एक स्थानीय, दूसरा राज्य और तीसरा केंद्र। यानी कि हमारे भारत देश में शासन 3 स्तरों पर काम करता है, एक स्थानीय शासन, दूसरा राज्य शासन और तीसरा केंद्र शासन। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। यानी कि पिछले साल, अभी तक मैंने कक्षा 6 के बारे में नहीं पढ़ाया है, लेकिन कक्षा 6 में स्थानीय शासन की बात आती है, कक्षा 7 में राज्य सरकार की बात आती है और कक्षा 8 में केंद्र सरकार की बात आएगी। और इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। इसीलिए तो यह अध्याय का नाम है राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में कितने राज्य है। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमारे भारत देश के राज्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन, देश में शासन कितने स्तरों पर काम करता है? हमारे भारत देश में शासन कितने स्तरों पर कार्य करता है? 3 स्तरों पर कार्य करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है? विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है? लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं? हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं, जो हमने यहाँ पातालपुरम का एग्जाम्पल देखा कि पातालपुरम में क्या हो रहा है, यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है, पातालपुरम में हैजे की समस्या इतनी गंभीर क्यों है। आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। यानी कि एक एथिक्स वाला बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनता है कि यदि आप पातालपुरम जिले में कलेक्टर के रूप में कार्यरत है और आपके सामने यह समस्या आई है, तो यह समस्या से आप किस तरह निपटेंगे, आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। विधायक कौन होता है? यानी कि यह पिक्चर स्टोरी में मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ लोग विधायक के घर पर हल्ला मचा रहे थे और वो बोल रहे थे विधायक को कि यह परिस्थिति आ गई है, यह समस्या की जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए और किस तरह आप इस समस्या से निपटेंगे। तो उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी कि MLA से परिचित है? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? यानी कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जिसकी जिम्मेवारी बनती है। एक तो नाम दिया गया है MLA का, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधायक कहते हैं। आपके तहसील के विधायक कौन है और वो कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहाँ हैजे की बीमारी को रोकने के लिए किसकी जिम्मेवारी बनती है? विधायक, जिलाधीश यानी कि कलेक्टर या चिकित्सा अधिकारी की। विधानसभा के सदस्यों को विधायक यानी कि MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है, याद रखना। विधानसभा के सदस्य को विधायक या तो MLA कहा जाता है। MLA का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
और एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। 2022 में गुजरात में यह चुनाव होने वाला है, तो आप किसे वोट देंगे वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है। तो एमएलए का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? एमएलए का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सही आंसर है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का पूर्ण स्वरूप होता है। और दोस्तों बात आगे बढ़ती है कि फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। आपके चुनाव क्षेत्र में जो भी विधायक या चुनाव में खड़ा होता है और यदि वो आधे से अधिक वोट प्राप्त कर लेता है तो वह चुनाव जीत जाता है और वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विधायक कौन है? यह लेजिस्लेटिव असेंबली में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला हमारे द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि है। और नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। एक एग्जाम्पल दिया गया है, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या है 182। मतलब यह हुआ कि गुजरात 182 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। आंसर बताइए, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आगे ही मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या है 68। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। आपके ध्यान में आया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसीलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। आपने भी दोस्तों किसी को वोट दिया होगा, तो यह विधायक जो इलेक्शन में खड़े होते हैं वो अलग अलग पार्टी के होते हैं और जो भी पार्टी आधे से एक सीट ज्यादा प्राप्त कर लेती है तो सरकार उन्हीं की बनती है। जैसा कि आपने कांग्रेस या तो भारतीय जनता पार्टी और हाल ही में एक नई पार्टी सामने आई है आम आदमी पार्टी, ओके, वो भी गुजरात में इलेक्शन लड़ने वाली है। गुजरात में हाल ही में तकरीबन 3 या 4 मंथ में चुनाव आने वाला है। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। दोस्तों सरकार कैसे बनती है और मुख्यमंत्री कैसे बनता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। आंसर बताइए, विधानसभा के निर्वाचन के बाद किसी भी राज्य में सरकार किसकी बनती है? विधानसभा के निर्वाचन के बाद किसी भी राज्य में सरकार किसकी बनती है? तो याद रखना, जिस राजनीतिक दल के विधायक कम से कम आधे से अधिक, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, सरकार उन्हीं की बनती है, उसी राजनीतिक दल की सरकार बनती है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र है। मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में 68 सीट है और किसी भी पार्टी 68 का आधा करे तो 34 होगा, यानी कि कोई भी पार्टी 34 से एक सीट भी ज्यादा जीत लेती है तो हिमाचल प्रदेश में इसी पार्टी की सरकार बनेगी। अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए
कि आम सभा किसको कहते हैं, भारत के राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल, यह सभी शब्दावलियों के बारे में आपको अपने टीचर के साथ चर्चा करनी है। क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इनके उदाहरण दे सकते हैं कि बहुमत किसका है, सत्तारूढ़ दल किसका है और विरोधी दल में कौन बैठा है। तो यहाँ आप गुजरात को देख सकते हैं कि गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी ने। तो गुजरात में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि बहुमत में है बीजेपी, सत्तारूढ़ दल है बीजेपी और विरोधी दल है कांग्रेस, जिसकी सीटें तकरीबन 76 के आसपास है। ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग से दिखाया गया है। यहाँ पहले तो मैप को देखें कि मैप में हिमाचल प्रदेश है कहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हिमाचल प्रदेश। तो ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग से दिखाया गया है। मैं जामुनी रंग से आपको हिमाचल प्रदेश दिखाता हूँ, ओके। और इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इनकी आकृति बनाइए। यानी कि बच्चों को एक होमवर्क दिया गया है कि यह टेक्स्ट बुक में लास्ट में भारत का मैप दिया गया है और मैप में आपको एक हिमाचल प्रदेश को दर्शाना है। दो काम करना है, आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी एक आप यहाँ मैप में बताइए है कि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने यहाँ गुजरात को दर्शाया। और दूसरा हिमाचल प्रदेश राज्य को भी दर्शाइए, तो यहाँ है हिमाचल प्रदेश। तो आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, अपने राज्य को यह मैप में निर्दिष्ट करें और हिमाचल प्रदेश को, ओके। तो इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इनकी आकृति बनाइए, अपने मैप की और हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम यानी कि जो नतीजे सामने आए वो यहाँ आप देख सकते हैं टेबल में। एक तरफ राजनीतिक दल है और दूसरी तरफ चुने गए सदस्यों की संख्या है। तो किस पार्टी ने कितनी सीटें हिमाचल प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती, यह बात हमें यहाँ दर्शाई गई है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने 44 सीटें हासिल की, यानी कि जीत हासिल की। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटें जीती। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने सिर्फ एक सीट पर ही जीत दर्ज की और निर्दलीय यानी कि जो किसी पार्टी के नहीं है ऐसे 2 सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। और सभी का योग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो 68 सीटों का रुझान आ गया। अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखे। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की तालिका में हमने यहाँ जो आंकड़े देखे ठीक वैसे ही आंकड़े अपने राज्यों के बारे में हमें प्राप्त करने हैं और उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाना चाहिए। तो यहाँ मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो गुजरात में 2012 के इलेक्शन में क्या नतीजा आया, 2017 के इलेक्शन में क्या नतीजा आया, वो आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के विधानसभा चुनाव में 101 सीटों पर जीत दर्ज की, कांग्रेस पार्टी ने 78 सीटों पर जीत प्राप्त की और अदर यानी कि जो कोई भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है ऐसे निर्दलीय दल ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो यह दोस्तों हमारे गुजरात का 182 सीटों का रुझान है 2012 और 2017 का। तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है, याद रखना राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। और हमारे गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। मैं गुजरात से हूँ, हमारे गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो हमारे गुजरात के प्रमुख कौन कहलाते हैं, आचार्य देवव्रत, क्योंकि वो वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल है। और उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा क्यों की जाती है, तो याद रखना राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए। मैंने तो अपने गुजरात के राज्यपाल का नाम बता दिया, आचार्य देवव्रत, लेकिन आप जो भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो अपने राज्य के राज्यपाल कौन है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आंसर बताइए। राज्य का प्रमुख क्या कहलाता है,
राज्य का प्रमुख क्या कहलाता है? राज्यपाल कहलाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। हम किस राज्य की बात कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 44 सीटों पर जीत हासिल की, तो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। देखो, भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है? तो सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, यानी कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री कैसे बनता है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, यानी कि जो भी मंत्री बनता है उनका एक अलग कार्यालय होता है। आंसर बताइए। चुनाव के बाद राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इलेक्शन के बाद राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। दोस्तों, विधानसभा क्या है? तो ऐसा स्थान जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक जिम्मेदारी विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, यानी कि अगले पार्ट में। ओके, यह वीडियो आपको कैसा लगा? और यह कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ बेसिक इंफॉर्मेशन वाला वीडियो था। और मंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, किसी भी राज्य में राज्यपाल की जिम्मेवारी क्या होती है, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी क्या होती है, उनके बारे में हमने यह वीडियो में पढ़ा। वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं, इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।